प्यारे बच्चों, आज आपको मैं कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ साना साना हाथ जोड़िए पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से ली गई है। इसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। इस पाठ में लेखिका ने पहाड़ों की सौंदर्यता और वहाँ के जीवन के विषय में उल्लेख किया है। साना साना हाथ जोड़िए जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ है, वह यात्रा वृत्तांत है। इसमें मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का ही बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत की यह भी विशेषता है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी अपने मन में सम्मान लिए हुए है। जब रात्रि में लेखिका गंगटोक शहर को देखती है तो पूरा शहर इस तरह से जगमगा रहा होता है जिस प्रकार से आसमान के तारे टिमटिमा रहे होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान किसी ने उलट करके रख दिया। उसकी उस सुंदरता को देख करके उसे एक नेपाली युवती की एक प्रार्थना याद आती है, जिसके बोल थे साना साना हाथ जोड़िए, अर्थात ईश्वर के इस सौंदर्य बनावट को देख करके वो छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके ये प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप कि ये अनुकंपा, आपने ये प्राकृतिक सौंदर्य जो यहाँ पर दे रखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि गंगटोक मेहनत कश लोगों का लोग था। मेहनत कश का अर्थ होता है मेहनत करने वाले, तो परिश्रम करने वाले। तो इसलिए वहाँ पर जो कुछ भी था वो बहुत ही उम्दा थी और वहाँ की प्राकृतिक छटा जो है वो उस शहर की बसाने और शहर को आबाद करने में वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। लेखिका को सुबह उठ करके युगथांग के लिए निकलना था। सो वो जब उठी तो तेजी से बालकनी की ओर भागी। क्योंकि सबने उसे बता रखा था कि अगर बालकनी से आप देखिए तो कंचनजंगा की ऊंची ऊंची चोटियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन बादलों के कारण वो चोटियां देखने में असमर्थ थी। लेकिन दिखे तो उसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के वहाँ पर फैले हुए फूल, खिले हुए फूल और तमाम रंगों से जैसे लगा कि जैसे धरती ने तमाम तरह की जो है चुनरी पहन रखी हो, तमाम रंगों की चुनरी पहन रखी हो। इस कारण से वो इस प्रकार से उन फूलों को देखकर बिल्कुल उनमें खो गई, जैसे लगा कि जैसे वो फूलों के बागों में आ गई हो। गंगटोक से युगथांग 149 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो अपने ड्राइवर जितेन नार्गे के साथ गाड़ी से निकल पड़ती है। जितेन नार्गे जो कि ड्राइवर का गाइड था, वो उन्हें रास्ते की सारी जानकारी देता चला जा रहा था और बताया कि तमाम सारी ऐसी वादियाँ मिलेगी जहाँ पर फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। लेखिका चूँकि बर्फ़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, इसलिए वो बार बार जितेन से ये पूछती कि बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन जितेन ने उसे अपने शब्दों के जाल में इस प्रकार से फंसा लिया कि बर्फ़ गिरना उसके लिए एक रहस्य तरीके से उसके सामने पेश कर दिया। रास्ते में जाते हुए उसने श्वेत पताकाएं देखी, जहाँ उसे देख करके लगा कि ये इतने सारे झंडे क्यों फैल रहे हैं। तब जितेन ने बताया कि यहाँ पर बौद्ध लामा है। जब किसी बौद्ध भिक्षु का मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पर सफ़ेद पताकाएं फैलाई जाती हैं। इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है, ये ना ही इन्हें उतारा जाता है, ये धीरे धीरे स्वयं में ही नष्ट हो जाती हैं। और यदि कोई नई कार्य की शुरुआत करनी है तो लोग
रंगीन पताकाएं यहाँ पर फहराते हैं। लॉन्ग स्टॉक पहुँचने पर जितन नारके ने लेखिका से बताया कि ये वही स्थान है जहाँ पर फिल्म गाइड की देवानंद कृत अभिनीत एक फिल्म थी गाइड, जिसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। और आगे ये भी बताया कि यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है। ये पत्थर दिखाते हुए कहा कि ये वो पत्थर है जहाँ पर लेप्याचार और भूटिया जो यहाँ के रहने वाली प्रजातियाँ हैं, उनके बीच में सबसे पहले यही वो स्थान है जहाँ पर दोनों के बीच में शांति वार्ता हुई थी या फिर शांति की बात हुई थी। वहीं पर बनी एक कुटिया के अंदर जब लेखिका प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक वो चक्र देखती है। जितन नारके बताते हैं कि ये धर्म चक्र है। कहते हैं इसको चलाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब लेखिका ये सोचती है कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, सभी में आत्मा एक है का उपदेश दिया जाता है सभी धर्मों में। और लोगों की धारणाएं धर्म के प्रति, अंधविश्वास एक ही प्रकार का है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो। जैसे जैसे गाड़ी हिमालय की ओर बढ़ती चली जा रही थी, जैसे जैसे गाड़ी हिमालय की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, बाजार, हाट, बस्तियाँ सब छूटती चली जा रही थी। वो सुंदरियाँ पीछे छूटती चली जा रही थी जो हाथ में स्वेटर बुनते हुए और अपने पीठ पर कार्टून लगाए हुए और सामान ढूंढने की प्रक्रिया कर रही थी। वादियाँ सकरी होती चली जा रही थी और बड़ी बड़ी घाटियाँ देखने को मिल रही थी। कहीं कहीं फूलों की ऐसी वादियाँ देखने को मिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मनोहर दृश्य में मन हमेशा के लिए लिप्त हो जाएगा। जितन और साथ में उसके जितने भी साथी बैठे थे, सभी उमंग में भर करके गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। परंतु लेखिका अपना सर अपनी जीभ से बाहर निकाल करके बड़े बड़े शिखरों को देखती और देखती कि किस प्रकार से ये जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो आसमान से किस प्रकार से बातें करते हैं। और वो भगवान के बनाए इस सौंदर्य को देख करके बार बार उन पर वारी जाती है, अर्थात उन्हें देख करके ईश्वर को धन्यवाद देती है। क्या सौंदर्य है, यहाँ का सौंदर्य देखना उसके लिए एक सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। कहीं कहीं पर उसे कलकल करते हुए झरने, कहीं गुलाबी पत्थरों के बीच में उछलाती हुई तिस्ता नदी दिखाई दे रही थी। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में उठने वाली सारी तामसिक प्रवृत्तियाँ इसी नदी में बह जाएंगी। वहीं पर उसने सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी देखा। उसके सौंदर्य को देख करके लेखिका उसी में मंत्रमुग्ध हो गई। उसे वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु जितन नारके कहता है कि अभी आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेखिका का मन बिल्कुल भी उस जगह को छोड़ने के लिए नहीं हो रहा था। वो उस सौंदर्य पर पूरी तरह से डूबती चली जा रही थी। जब लेखिका आगे बढ़ी तो उसे हिमालय के पल पल बदलते हुए परिवेश और उसके रूप को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि तमाम तरह से कहीं छाया कहीं माया, इस प्रकार से तो हिमालयों के सौंदर्य को वो देखने लगी। तभी वहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ी जहाँ पर अलौकिक सुंदरता अर्थात युवतियों की सुंदरता वहाँ की छटा को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन तभी इस प्राकृतिक सौंदर्य के भावों से जैसे लगा किसी ने उसे झकझोर दिया हो। लेखिका ने देखा कि इस अनुपम अलौकिक सौंदर्य के बीच में जो यहाँ की युवतियाँ हैं वो हाथ में कुदाल लिए सड़कों को, उन पत्थरों को काटती हैं, अपने कपड़े से बच्चे को पीछे बांधे हुए यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर रही हैं, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी पल जरा सी सावधानी हटी और तुरंत ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। लेखिका का मन द्रवित हो उठा। उस सौंदर्य में वो भी सोचने लगी, हाय ये किस प्रकार की है कि आज जीविका चलाने के लिए मृत्यु
और जीवन के प्रति इस तरह से संघर्ष होता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो बड़ा ही मनोरम है, लेकिन उसके बीच में अपनी जीविका को चलाने के लिए इस प्रकार का लगातार संघर्ष बहुत ही दयनीय है। तब तक जितेंद्र नारके ने देखा कि लेखिका बहुत ही गमगीन हो चुकी है, तो उसने उनका ध्यान दूसरी ओर लगाते हुए कहा कि मैडम, ये हमारे देश की आम जनता है, इसे तो आप कहीं भी देख लेंगी, परंतु नहीं देख पाएंगी तो हिमालय के सौंदर्य को। और तभी वहाँ पर परिश्रम करती हुई वो सुंदरियाँ पता नहीं क्या कहीं, जिससे लेखिका सुन करके खिलखिला करके हंस पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे उसका मन जो खंडहर हो चुका था वो पुनः एक बार फिर ताजमहल बन गया हो। जब लेखिका की जीप आगे बढ़ी तो उन्होंने एक हेयर पिन बेल्ट में देखा कि कुछ बच्चे स्कूल की ओर आ जा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, और ये बच्चे कहाँ से जा रहे हैं? तब उसने बताया कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और लोगों से लिफ्ट मांग रहे होते हैं। जितेंद्र से लेखिका ने पूछा कि क्या यहाँ पर किसी स्कूल की व्यवस्था नहीं है? तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, साथ ही पढ़ाई की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन है। बच्चे अपने माँओं के साथ मवेशी चराते हैं, लकड़ी काटते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। इन सब से जब उन्हें फुर्सत मिलती है तब वो पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे जीप ऊंचाई की ओर जा रही थी और रास्ते सक्रिय होते चले जा रहे थे। ये मान लीजिए इतने ही रहे होंगे कि जितनी जीप रही होगी। जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था सावधानी बरतें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कृपया, या फिर इस तरह से लिखा हुआ था कि कृपया सावधान होकर के चलें, बच्चे घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार के बोर्डों को देख करके लेखिका थोड़ा मुस्कुराई और आगे की ओर हिमालय की बढ़ती चली जा रही थी उसकी जीप। शाम का समय था, सूरज ढल रहा होता है। तब लेखिका की नज़र चाय के बागानों पर पड़ी, जहाँ पर स्त्रियाँ बोकू, एक सिक्किम परिधान होता है, उसे पहने हुए चाय की पत्तियों को तोड़ने में लगी। और वो स्त्रियाँ इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता को देख करके लेखिका ने कहा कि उनका यौवन उस नदी के उफान के तरह के था, जिस नदी को में बहुत तेजी से बहाव, और उस तरह से चाय के बागानों में परिश्रम करती हुई उनका चेहरा गुलाबी रंग का अत्यधिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। उस पर एक स्त्री ने लाल रंग का बोकू पहन रखा था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज की वो स्वर्णिम आभा, जिसे देख करके लेखिका उसके सौंदर्य पे इस प्रकार से मुग्ध हो गई कि अचानक वो चीख पड़ी उस सौंदर्य को देखकर। रात का पड़ाव उन्होंने लाइन में डाला, जहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए थे, वहीं वो ठहरे थे। रात में बहती हुई वो तीस्ता नदी और एक झरना आपस में मिल रहे थे। उसकी शांति में लेखिका एक पत्थर पे बैठी हुई थी और उस नज़ारे को देख रही थी, जहाँ पर पक्षी वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। उस सौंदर्य को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे लेखिका के मन में कोई बोधिसत्व उग रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मानव ने इस सौंदर्य, इस संपूर्णता को इस प्रकार से छेड़ रखा है, उसमें छेड़छाड़ कर दी है कि संपूर्णता और प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करने में हमने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया है। उस बहते हुए पवित्र जल को हाथ में लेते हुए लेखिका संकल्प लेने के लिए सोचती है। फिर सोचती है कि क्या संकल्प लें। अंततः वो ये सोचती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, बस आप इतने करें कि हर मानव के मन में जितनी भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, एक दूसरे को
बीट करने का अर्थात पछाड़ने की इत्यादि इस तरह की भावनाएं जो है, इनको आप इन्हीं नदियों की धाराओं में इस तरह से बहा दीजिए कि जिससे सभी लोग एक साथ एकत्र होकर के इस संसार में रहें, प्रेम पूर्वक रहें। लेखिका यही उस शांति के समय पर सोचती है। रात में सभी लोगों ने मिलकर के बहुत ही आनंद उठाया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उस प्राकृतिक सौंदर्य की पूरी तरह से आनंद उठाना चाहता था। जहाँ पर वो लोग रुके थे लायूंग में, वो समुद्र तल से 14,000 ऊंचाई पर था। तभी वहाँ पर किसी व्यक्ति से ये पूछा लेखिका ने कि यहाँ पर बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। तब उसने बताया कि 500 फीट ऊपर और जाइए, तब कटाव एक क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहाँ पर तमाम धुंध फैली हुई थी और साथ में वहाँ पर बारिश के कारण भी वहाँ पर पहुँचना बड़ा ही दुर्गम था। परंतु जीप जितने इस प्रकार से चलाकर वहाँ पर पहुँच रहा था जैसे कि धुएं को चिरता हुआ कोई तीर हो, और तेजी से कटाव की ओर उस जितेंद्र की जीप चली जा रही थी। उस जीप में बैठे सभी लोग खतरे के एहसास से बिल्कुल मौन बैठे हुए थे। सिर्फ वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी और जीप तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। अचानक धुंध हटी और वहाँ पर लोग प्रसन्नता से एकदम उछल पड़े। वहाँ पर सिर्फ बर्फ देखने को मिली। वहाँ की सौंदर्य को देखते ही लोगों के मुँह से निकला कि वो वाकई कह रहा था कि ये हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। परंतु मणि ने कहा कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है। तब एक ने कहा कि नहीं, ये स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के दृश्य बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसे दृश्य बिरला ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेखिका उस सौंदर्य को देख करके झूम झूम करके नाचना चाहती थी, परंतु उस नज़ारे को वो फोटो में नहीं उतारना चाहती थी, वो अपने मन में उतारना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो जो महानगरी है उस महानगरी रूपी डार्क रूम में उन्हें वो डेवलप करके, उन चित्रों को डेवलप करके उस सौंदर्य का अनुभव करना चाहती थी। तभी मणि ने कहा कि देखो, यहाँ पर प्रकृति ने कितना सुंदर और कितना सहज तरीके से इंतजाम कर रखा है। ये जो जलधाराएं हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये सर्दियों में अपने में बर्फ़ इकट्ठा करके और गर्मियों भर हम लोगों की किस प्रकार से प्यास को तृप्त करती रहती हैं ये नदियाँ। और वहीं पर लेखिका ये सोचने लगी कि शायद यहाँ के अनुपम सौंदर्य में ही ऋषि मुनियों ने तमाम तरह के मंत्रों का जाप किया, तमाम तरह की सिद्धियों को प्राप्त किया, और शायद इन्हीं के बीच में बैठ करके सर्वे भवन्तु सुखिना जैसा मंत्र लोगों ने प्राप्त किया होगा। ऋषि मुनि ने इस प्राकृतिक सौंदर्य में ही बैठ करके अपने सभी सिद्धियों को प्राप्त किया होगा। इस प्रकार के सौंदर्य और इस प्रकार के अपने मन में उठने वाले द्वंद्वों को वो बार बार सोच रही थी कि अचानक इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में उन्हें पहाड़ी युवतियों की याद आई। जैसे ही उन युवतियों की याद आई, उसका मन फिर स्थिर हो गया और उसका चेहरा फिर भाव से परिपूर्ण हो गया। आगे बढ़ने पर उसे कुछ फौजी छावनियाँ दिखाई दी और चीन की भी सीमा दिखाई दे रही थी। तभी वो एक जवान से पूछती है कि इस कड़कड़ाती सर्दी पे आप कैसे रहते हैं। तभी एक जवान जवाब देता है कि हम यहाँ पर रहते हैं तभी तो आप सुकून से सो पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। इस तरह से कहते हैं। लेखिका ऐसा लगता है जिस खोज पे वो निकली थी वो खोज कहीं ना कहीं उसकी पूरी हो रही है, वो सौंदर्य पूरा हो रहा है, लोगों को वो अच्छे से समझ पा रही है, इस संसार को वो समझने की पूरी चेष्टा कर रही है। आगे वो ये भी देखती है कि यहाँ पर जिस यात्रा पे वो निकली थी वो उसकी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। जितेंद्र ने लेखिका को बताया कि नेपाल के माओवादी संघर्ष के बारे में बताया।
बताया कि जिस प्रकार से दोनों गुटों में संघर्ष था, लेकिन जैसे ही उनका कोई सिपाही मरता था तुरंत ये लोग उसे एक डोको नाम की चीज़ में अपने शव को डाल देते थे, मजाल था कि दूसरी सेना उनके शव को प्राप्त कर पाती। जितेंद्र ने बताया कि यहाँ कुछ ही दिन में इतने सारे फूल खिल जाएंगे कि ये वादियाँ पूरी तरह से जो है फूलों से ढक जाएंगी। वहीं पर एक चिप्स बेचती हुई युवती ने लेखिका से पूछा कि आप सिक्किम में हैं? तब उसने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये सुन करके सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न हो गए। जितेंद्र ने बाद में बताया कि यहाँ पर गुरु नानक के फुटप्रिंट भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक ने अपने खाने के लिए जब चावल निकाले थे तो यहाँ पर छिटक गए थे, वो स्थान भी उसने दिखाया और ये भी बताया कि उसके साथ ही यहाँ पर खेती धान की शुरू हो गई थी, यहाँ पर चावल भी उगाने जाने लगा। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें लेखिका को जितेंद्र नार्गे ने बताया और लेखिका उन सब चीज़ों को बड़े ही प्यार से और बड़े ही मन से सोचती जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर मन में शांति सौंदर्य तो चल ही रहा था, लेकिन वहाँ की रहने वाली जो युवतियाँ थीं उनका इस प्रकार से परिश्रम करना उसके मन को कहीं झकझोर रहा था। कहीं भी उसे ऐसा लग रहा था कि उस सौंदर्य के बीच में आजीविका के लिए इतना बड़ा संघर्ष उसके लिए अविस्मरणीय के बराबर था। कप्तान शेखर दत्ता ने बताया कि युमथांग कभी भी पिकनिक स्पॉट नहीं रहा, यहाँ पर लोग नहीं आए, पर्यटन स्थल नहीं रहा। लेखिका इन सब चीज़ों को सोचती रही, देखती रही और वो ये भी सोचती रही कि हाँ, अभी भी यहाँ पर उन्नति के रास्ते बन रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं। शायद नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और मनुष्य की इसी असाधारण खोज का नाम ही शायद प्राकृतिक सौंदर्य है और सौंदर्य है। इस सौंदर्य को वो फिर पुनः हाथ जोड़ करके कहती है, साना साना हाथ जोड़िए। धन्यवाद।